और चौधरी साहब, अगर ये आप पहले फरमा पाएं, ये क्या वजह है जो भी कैप्टन सफदर साहब ने भी कहा है और बसद एहतराम कि अब आपके नारे में वो चीज़ें क्यों शुमार होती हैं जो कि वो फरमाते हैं कि ये तो अल्लाह ताला का वादा है, रोटी कपड़ा मकान ये तो अल्लाह ताला ने देना है। तो हम तो उसी, अगर अल्लाह ताला ने देना है तो हम उसका सबब बनती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कहती है कि अगर वो देना है तो किसी ने उसके लिए काम भी करना है, इन्होंने तो छीनना है ना। वसीला वो छीनना भी तो जो लोग छीनते हैं, अगर पीपल्स पार्टी तनख्वाहों में इजाफा करती है, याद होगा आपको 2010 में हमने 50% तनख्वाहों में इजाफा किया था, बजट आ रहा है, करें ना जी। आज बिलावल साहब ने 3 चीजें मेन फोकस रखा है, जब वाइंड अप किया है हमने कैंपेन को, ऑलमोस्ट वाइंड अप कर दिया है, तो उसमें 3 चीजें हैं, हक हाकमियत, हक रोजगार और हक मलकियत। ये 3 पॉइंट्स हैं मेन जो गिलगित बल्तिस्तान की। और उन्होंने कहा है कि हमने हक मलकियत का जो कानून था वो पास करवा दिया, अब उस पर अमल दरामद की बात है। तो ये यहाँ पे गुर्बत क्यों है, ये देखें ना। यहाँ का बूंजी का सी पैक शुरू किया आसफ जरदारी साहब ने। सी पैक का क्या, एक सड़क थी, एक ML1 थी, इंडस्ट्रियल जोन्स थे, बिजली के मंसूबे थे और फाइबर ऑप्टिक्स थी। अब इनमें से सवाए सड़क के यहाँ के लोगों को क्या मिला है? अभी तक कुछ नहीं मिला, ना कोई इंडस्ट्रियल जोन मिल सका है, ना कोई चीज मिल सकी है। और फिर जो बूंजी पहला प्रोजेक्ट था 7400 मेगावाट, जिसने 4 साल में मुकम्मल होना था, 4 साल में उसने अपने पैसे पूरे कर लेने थे, 1 रुपया उसकी कीमत होनी थी, रन ऑफ द रिवर पे है, वो नहीं मुकम्मल करवाया। उसके बजाय यहाँ पे इन्होंने ये साहिवाल के अंदर कोयले के प्लांट लगा लिए। कोई अकल की बात है? हम 2500 अरब रुपया दे रहे हैं यहाँ पे, 2500 अरब रुपया हर साल सर्कुलर डेट, या 3000 अरब रुपया, बजाय इसके कि सी पैक पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर बन जाता। उल्टा इन्होंने जिस किस्म के मंसूबे लगाए उससे पाकिस्तान के लोग तो अजाब में दाखिल हो गए। सस्ती बिजली के बजाय महंगे बिजली के कारखाने, इन्होंने सोलर को डिस्कस किया, इन्होंने थर्कोल को डिस्कस किया, इन्होंने यहाँ पे जो 50,000 मेगावाट का पोटेंशियल है उसको डिस्कस किया। यहाँ पे आप सी पैक 46 अरब डॉलर, 50 अरब डॉलर लगे हैं। ना गिलगित में पानी है और बिजली है, ना पूछ गवादर लेते हैं, में बल्कि बिजली वो और तो पानी है। बाएं गिलगित से हाथ का शुरू खेल होता है, है, उन्होंने गवादर तक कहा जाता बाएं है। हाथ का काम है। राना साहब, ये इतना जुल्म और ऊपर से आपने पंजाब का भी सौदा कर दिया, तो आप जीबी में क्या हुकूक दिलाएंगे, ये भी बात फरमाइए बिलावल साहब ने। देखिए, बात यह है कि PMLN की एक डेवलपमेंट का रिकॉर्ड है, और गिलगित बल्तिस्तान में जब हमारी हुकूमत थी तो उस वक्त जो रोड नेटवर्क था, जो वहाँ भाषा डैम के ऊपर काम हुआ, रिकॉर्ड काम हुआ। तो ये सारी रिकॉर्ड की बातें, और अभी भी अगर हमें मौका मिला तो बिजली के मामला जो हैं और दीगर मामला जो हैं हम उनको आगे लेके जाएंगे। सीपेक के जो मुआहदे हुए उनमें कोई खराबी नहीं है। मसला ये था कि ग्रोथ हम उस तरीके से अचीव नहीं कर सके, तो ऑफ टेक नहीं हुई उस बिजली की। और मुल्कों के अंदर अगर आपके पास एनर्जी सरप्लस है तो ये कोई हमेशा ऐसे नहीं रहना। इस मुल्क ने तरक्की करनी है और ये जो एक्सेस बिजली है ये इंशाल्लाह यूटिलाइज होगी और ये चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है। मैं ये जरूर कहूंगा, देखें, जो 4%, 4.1% ग्रोथ का हमने हदफ रखा है, ये हमारा कोशिश है कि ये हदफ हम अचीव करें बगैर किसी एक्सटर्नल डेफिसिट के, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट के बगैर हम इसको अचीव करें, या वो मिनिमल हो कि जिसको हम अब्सॉर्ब कर सकें। तो अभी देखें, जीबी जानता है कि पंजाब में हमने किस तरह जो है वो पंजाब को तरक्की की राह पे लेके गए। जीबी देख रहा है कि मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब हो, आपका हेल्थ का निजाम हो, एजुकेशन का निजाम हो, तो किस तरीके से बेहतरीन तरीके से पंजाब जो है वो लीड कर रहा है सारे इंडिकेटर्स के ऊपर। आपके पास अगर आप पंजाब में शहर गिनना शुरू कर दें तो आप गिन नहीं सकेंगे, उसके मुकाबले में आप सिंध में, मुझे बताएं ना, इनकी 17 साल इनकी हुकूमत को हो गए, कितने शहर है सिंध के अंदर? क्या आप सखर को शहर कह सकते हैं? क्या हैदराबाद को शहर कहने का वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है? जुबैर साहब आप बताएं, आप तो वहीं सिंध के वासी हैं, कराची के, शहर कह सकते हैं इन तमाम अजला को? आई थिंक 10 किलोमीटर वहां रोड नहीं बनी। एक टीवी प्रोग्राम में सवाल पूछा था कि गिलगित बल्तिस्तान को अगर मॉडल के तौर पर देखना वो लोगों को, कि वो कराची की तरक्की को देखेंगे या लाहौर की, तो क्लियरली लाहौर फार फार बेटर है, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं। और उसकी एक वजह तो जाहिर सी ये है कि वो पंजाब का हिस्सा है और पंजाब का कैपिटल है, एंड एवरीथिंग मैटर्स एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, सारा पैसा वहां लगता है। बट ये मैं राना अफजल को कहूंगा कि वो अच्छे पढ़े लिखे हैं। अगर पंजाब में इतने जबरदस्त इंडिकेटर्स हैं तो पूरे पाकिस्तान के इंडिकेटर्स पूरी दुनिया में इतने खराब हैं,
मतलब ये एजुकेशन की और पता नहीं किस किस की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर एशिया में सेकंड वर्स्ट है। ये बताएं, और जुबैर साहब की भी ये जो बात है, ये ऑब्जर्वेशन, इसको भी एड्रेस कीजिएगा कि ये वजीर आजम शहबाज शरीफ का एज द प्राइम मिनिस्टर 5वां बजट है, तो पिछले बजट्स में क्या आप लोगों ने मतलब पार्डन माय मतलब मैं लेमैन टर्मिनोलॉजी में कह रही हूँ कि क्या तीर आपने कोई मारा मुआशी तौर पर, जो आप समझते हैं कि इस दफा यू विल बी एबल टू हिट द टारगेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मोना। देखिए, एक तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो ये गवर्नमेंट है इसकी ओपन डोर पॉलिसी है। अभी प्राइम मिनिस्टर की एक कंसल्टेशन हुई चेंबर्स के साथ, फिर बिग बिजनेसेस के साथ, और इसी तरह जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, कॉमर्स है, इंडस्ट्री है, उनके दरवाजे मुशावरत के लिए खुले हैं। तो जो भी हम करना चाह रहे हैं इन मुश्किल हालात में, और उसका बैकग्राउंड में ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस वक्त पिछले 1 साल के अंदर आपके 2 सूबों में दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स जो हैं वो काफी बड़े हैं और सिक्योरिटी सिचुएशन आपके सामने है। इसी तरह आपने देखा कि अफगानिस्तान का बॉर्डर हमें एक नेशनल लेवल की सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए हमने बंद किया। उसका इम्पैक्ट भी आपकी एक्सपोर्ट पे आया, ट्रेड पे आया, आपके एफबीआर के कलेक्शन के ऊपर आया। और फिर ये जो हालिया अभी अप्रैल से मार्च एंड से लेके अब तक जो तीसरा महीना एक यूएस ईरान जंग के जो रिपरकशंस हैं इकोनॉमिक, वो आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आपकी जो इकोनॉमी है उसने 3.2% की ग्रोथ हमें जो है वो क्लोजिंग की तरफ हम लेके आ रहे हैं, और वो भी ऐसी ग्रोथ है कि जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, कि हमने एक्सटर्नल साइड के ऊपर कोई डॉलर्स में बड़ा खसारा नहीं किया। ये बड़ी अहम बात है। जहां तक आपने 5वें बजट की बात की, तो बिल्कुल देखें, तब हम आईएमएफ प्रोग्राम से निकल चुके थे, और आपका आईएमएफ प्रोग्राम 2022 में बिल्कुल एक ऐसा सफा था जो फट चुका था। तो हमें तब तो जो है वो एक इकोनॉमी को नोज डाइव करने से बचाया, क्योंकि उस वक्त कोई 18-19 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट का डेफिसिट था, और आपके रिजर्व जो थे स्टेट बैंक के 11.2 बिलियन के ऊपर थे, जो गिर गए 4 बिलियन के ऊपर, और आपका रुपया फ्री फॉल में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम जरूर कह सकते हैं कि आज अगर आपके अच्छा राना साहब, एक अर्ज सुनिएगा प्लीज। जुबैर साहब, आई होप हमारे साथ हैं गुफ्तगू में, क्योंकि मुझे एक बात याद है, हमने ये पहले भी जब ये वाला टॉपिक रखा था तो आई क्लियरली रिकॉल उस वक्त मोहम्मद जुबैर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने गवर्नमेंट के इस क्लेम को बड़ा एक लाउड एंड क्लियर तौर पर उन्होंने इसको रिफ्यूट किया, रिबट किया। ये जो आप कहते हैं ना आईएमएफ का 2022 वाला प्रोग्राम, वो कहते हैं कि उस वक्त इमरान खान या पीटीआई गवर्नमेंट से कोई नुकसान नहीं हुआ था आईएमएफ प्रोग्राम को। एक्चुअल जो नुकसान हुआ था वो उसके बाद हुआ था जब मिफ्ता साहब आए थे। अच्छा, और फिर कोई जी गो अहेड। अगर मुझे आप इजाजत दें, देखें, अगर मैं कोई बात गलत कर रहा हूं तो वो जरूर इसको करेक्ट कर दें कि 18 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट उस साल का था, और हमारे 11.2 बिलियन के रिजर्व्स थे। तो इसका मतलब है कि वो जो रिजर्व्स थे वो गिरने ही गिरने थे अगर आप एक्सटर्नल साइड को कवर ना करते, डॉलर का कवर आप ना प्रोवाइड करते, और वो गिरे क्योंकि आप आईएमएफ प्रोग्राम से निकल गए थे, और फिर हमने उसको वहां मुल्क डिफॉल्ट की जद में था। तो आज अगर फास्ट फॉरवर्ड टुडे, तो आपने देखा कि हमारा आज रिजर्व जो है 17.2 बिलियन पे हैं स्टेट बैंक के। आपका जो रुपया है वो मार्केट मैकेनिज्म्स के थ्रू स्टेबल है, डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट आपका स्टेबल है। और लोग कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपका प्राइमरी सरप्लस आपने दिया है या फिस्कल डेफिसिट आपने कंट्रोल किया है। तो अगर हम फिस्कल डेफिसिट ना कंट्रोल करते तो आपको मजीद आपकी जो प्रिंटिंग ऑफ मनी है, इन्फ्लेशन है, वो मजीद बढ़ती। इन्फ्लेशन हमने कंट्रोल की। इसी तरह अगर हम रुपए को ना कंट्रोल करते, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल तो नहीं किया, लेकिन अगर हम इसको स्टेबलाइज ना करते तो उससे ये फर्क पड़ता कि रुपया अगर और गिरता तो महंगाई ना काबू होती और गुर्बत में इजाफा होता। तो हमने स्टेबिलिटी जरूर अचीव की। अब जब जो बातें अभी उस्मान साहब ने की, मैं एग्री करता हूं। देखिए, हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना है, और हमारा ये टारगेट है कि जो एक्सपोर्टर्स के ऊपर टर्नओवर टैक्स है 1+1%, उसके अंदर हम आसानी पैदा करें, उसके अंदर रिलीफ दें, ताकि उनका टैक्स बर्डन कम हो, आसान हो, और वो उस प्रॉफिट को जो है अपने साइकिल में दोबारा जो है वो लेके आए। इसी तरह जो एक बड़ी कंप्लेंट थी, बड़ी एक जो इशू था कि ताजर जो है वो टैक्स नेट में नहीं है। आज जो ताजर स्कीम आई है, जो एक बड़ी एक डिटेल्ड जो है कह लें कंसल्टेशन के बाद सामने आई है, हमें उम्मीद है, बिल्कुल ये चैलेंज है कि इसको एग्जीक्यूट हमने करना है, लेकिन हमारा पूरा इरादा है कि हम इसको एग्जीक्यूट करें, इस पॉलिसी को। अच्छा, वो तो इरादे में तो कभी कमी नहीं होती राना साहब, प्लीज रिस्पेक्टफुली आपसे अर्ज करूंगी, इरादे में तो कभी कमी नहीं होती, बट गिव अस अ रोड मैप। मतलब आप क्या मुख्तलिफ करेंगे पिछले
जितने टाइम्स ये जितनी स्कीमें आई हैं उनसे क्या मुनफरिद होगा कि जिस मर्तबा इस दफा आप ये अश्योर करेंगे कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी ना रह जाए? मुझे ब्रेक का कह रहे हैं बस मैं इसमें उसकी राणा साहब, surety यही है कि हम बैक डाउन ना करें. I think all schemes could have been implemented. Political pressure की वजह से बैक डाउन किया जाता है. इस दफा सियासी दबाव में ना आए कि ये इसको सिंप्लीफाई किया गया है और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे.